ये रहा हमारे सामने संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस एक्ट 1949। ठीक है, ये बिहार एक्ट है 14 ऑफ 1949, 1 अप्रैल 1949। ऑब्वियसली इसको मिला हुआ है, पहले का है ये, यानी कि 1949 का ऑब्वियसली गवर्नर जनरल वाला पार्ट है। यहाँ देखिए इस एक्ट का पर्पस क्या रखा है, तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि संथाल परगना का जो ये पार्ट है उसके लिए बना रहा है एन एक्ट टू अमेंड एंड सप्लीमेंट सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। एकदम क्लियर कट है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच के लिए ये लॉ बना रखा है। इसका हिंदी पार्ट में लिखा है कि संथाल परगना के भूस्वामी और रैयत संबंधी कतिपय विधियों के संशोधन और अनुपूरण करना युक्ति संगत है, इसीलिए इसके द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है। तो इसमें साफ साफ है कि भाई संथाल परगना जो टेनेंसी एक्ट 1949 है, इसको बनाने के पीछे का सिर्फ एक पर्पस है, वो ये है कि अमेंड करना और सप्लीमेंट करना कुछ लॉज को जो कि लैंड लॉ और टेनेंट से रिलेटेड हैं, बट लिमिटेड टू संथाल परगना है। तो सिर्फ संथाल परगना तक ये लागू होगा, लैंड लॉ और टेनेंट की बात करता है। नाउ अब इसके सबसे पहले जो सेक्शन है उसकी बात कर लेते हैं, तो बहुत क्लियर इन्होंने लिखा है। सी शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और एक्सटेंड, तो इस एक्ट का पूरा नाम है संथाल परगना, यहाँ पर टी कर दिया है, आई थिंक ये मिस्टेक नहीं है, ये सही है, टी एच नहीं है, टी है। संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस एक्ट 1949। उसके बाद ये सिंपल है कि कब से लागू होगा, तो जब स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करके देगी तब से लागू होगा। नाउ इसके अलावा जो यहाँ पर है ये मेन पार्ट यहाँ देखना है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द संथाल परगना डिवीजन। संथाल परगना डिवीजन पूरे के पूरे में ये लागू होता है, जिसमें दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर और पाकुड़ इंक्लूडेड है। तो ये पूरा का पूरा है, यानी कि इसका मतलब समझिए दुमका तो अब राजधानी एक तरीके से दूसरी राजधानी है झारखंड की, जो आप एक कहते हैं ना रांची एक राजधानी है, उसी तरीके से दुमका उसकी सेकेंडरी राजधानी है। सो दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर और पाकुड़ ये तो रहते ही रहते हैं। तो इसमें एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये पांच डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें से देवघर आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल 100% जानते होंगे। देवघर वो जगह है जहाँ पर वो ज्योतिर्लिंग है शंकर भगवान का, इसीलिए वो बहुत फेमस है। दुमका मैंने आपको बता दिया कि सेकंड राजधानी है, बट उतना डेवलप नहीं है। दुमका का अगर कोर्ट जाएंगे, बहुत कैंपस बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत कम वकील आते हैं, या बहुत छोटे लेवल पे है ये कोर्ट। खैर, नाउ कमेंट में देखिए साफ साफ मेंशन कर दिया कि ये लागू कब होगा, तो 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ है, पूरा इसने डिटेल दे दिया है, नोटिफिकेशन नंबर वगैरह सब। तो ये एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये एक्ट बहुत क्लियर मेंशन कर दिया कि 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ है। इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं सेक्शन नंबर 4 पे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके डेफिनेशंस पार्ट की। ये छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 4। डेफिनेशन में देखिए यहाँ पर लिखा है एब ओरिजिनल, इसको हिंदी में कहते हैं आदिवासी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म हो जाता है, आदिवासी को इंग्लिश में एब ओरिजिनल कहा है। ठीक है, सो आदिवासी कौन है, आदिवासी का हम लोग हिंदी वाला ले लेते हैं वर्जन, आप दोनों हिंदी में ही हैं तो हम लोगों के लिए हिंदी भी ठीक रहेगा। आदिवासी का मतलब क्या है, आदिवासी से मतलब है वो व्यक्ति जिसके लिए क्या लिखा है, शेड्यूल्ड बी, शेड्यूल बी के अंदर जिसका डिस्क्रिप्शन है। सो जो अनुसूची ख में विनिहित आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनहित अथवा जाति से है, इसमें हर वो व्यक्ति सम्मिलित होता है जो कि ऐसे आदिवासी, जो किसी ऐसे आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति का होगा। और इसके लिए क्या है, राज्य सरकार सूचना जारी करती रहेगी, अधिसूचित की रहेगी। तो आदिवासी में यहाँ पर इन्होंने तीन बातें लिख दी। पहला तो सिंपल कह दिया कि भाई कौन है आदिवासी, तो इन्होंने साफ साफ कहा कि ए पर्सन हु बिलोंग्स टू एन एब ओरिजिनल, यहाँ पर क्लियर कर दिया एब ओरिजिनल, जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता है, या सेमी एब ओरिजिनल ट्राइब है, या अर्ध आदिवासी है, यहाँ से ये दूसरा पार्ट ले सकते हैं। तीसरा पार्ट यहाँ पर आ गया जो शेड्यूल्ड बी में है, तो यहाँ तीसरा पार्ट हो गया कि जो कास्ट शेड्यूल्ड बी में स्पेसिफाइड है उसको भी आदिवासी कहेंगे। एंड इसमें इंक्लूड होते हैं पर्सन बिलोंगिंग टू सच अदर एब, छोड़ दीजिए, जो सरकार के द्वारा नोटिफाइड है। तो टोटल तीन लोग हो गए। पहला जो बिलोंग करता है सीधे सीधे आदिवासी समुदाय से, जनजाति से बिलोंग करता है, उसको आदिवासी कहेंगे। दूसरा जो अर्ध आदिवासी है उसको भी आदिवासी माना जाएगा। और तीसरा जो शेड्यूल बी के अंदर जिनका नाम दिया गया है उसको भी हम आदिवासी कहेंगे। और उसी में ये शेड्यूल बी की ही बात करता है कि जिसमें सरकार जो है नोटिफिकेशन डालती रहती है, नोटिफिकेशन के जरिए किसी कास्ट जनजाति को या समुदाय को अगर रखती है तो वो भी यहाँ पर आदिवासी ही कहलाएगा। उसके बाद आइए एग्रीकल्चरल ईयर का डेफिनेशन दिया है, यानी हिंदी में इसको कहते हैं कृषि वर्ष। कृषि वर्ष में यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें बहुत क्लियर करी हैं।
एक तो पहला कहता है कि एग्रीकल्चरल ईयर का मतलब क्या है, कहते हैं कि जहां पर बंगाली ईयर प्रिवेल करता है। अब आप लोगों को झारखंड के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। झारखंड में आप धनबाद देख लीजिए, धनबाद बहुत फेमस जगह है धनबाद। तो धनबाद से सट के बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे की जर्नी पर आपको वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लग जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं झारखंड के अंदर, आपको बंगाली बहुत मिलेंगे। बंगाली कम्युनिटी बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है। इवन हाई कोर्ट में भी बंगाली कम्युनिटी आपको मिल जाएगी, एज ए लॉयर, एज ए जज, सब जगह मिलेंगे आपको। तो ये बंगाल का पूरा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे सो कॉल्ड साउथ, ये सॉरी अपने संथाल परगना पर, यानी कि जो कॉल्ड झारखंड पर। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने डाल दिया बंगाली, क्योंकि वहाँ पर बंगाली का बहुत प्रभाव है। सो बंगाली अगर जहाँ पर है वहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर बंगाली ईयर प्रिवेल करता है, तो कहाँ पर बंगाली ईयर प्रिवेल करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ बंगाली है। तो जहाँ बंगाली ईयर प्रिवेल करता है वहाँ पर क्या कहते हैं कि पहला जो तारीख होगा बैशाख का, तो जेठ आषाढ़ वाला जो महीना हिंदी का है उसमें कहते हैं बैशाख का पहला महीना, पहला दिन, ठीक है। वेयर द फेल्स, अब इसमें बोलते हैं फेल का मतलब है जहाँ फसली चाल होती है, तो फेल्स ईयर, तो यहाँ पर होता है फसली, इसको हिंदी में बोलते हैं फसली। तो तीन चीज हो गई यहाँ पर। तो इसके लिए कहते हैं कि आश्विन, यहाँ पर देखिए आश्विन, ये हिंदी का महीना आश्विन, ये दुर्गा पूजा वाला जो महीना होता है उसको आश्विन बोल रहे हैं। तो बंगाली के मामले में बैशाख चलेगा, फसली के मामले में आश्विन चलेगा, और बाकी के मामले में सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया है एनी अदर ईयर प्रिवेल्स एग्रीकल्चरल पर्पस फॉर दैट ईयर। तो ये यहाँ पर क्लियर है। लेकिन इसमें एक चीज़ और यहाँ पर है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है सो कॉल्ड अपने पीडीएफ में। अगर जहाँ पर राज्य सरकार लैंडलॉर्ड है, वहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो तीन चीज़ें हो गई। बंगाली के केस में बैसाख, बी से बंगाली, बी से बैसाख, आसान है याद रखना। फसली के केस में आश्विन, और सरकार के केस में सीधा स्टेट गवर्नमेंट के केस में अगर हम ले लेंगे तो इसमें अप्रैल। ये तो कॉमन है, इसमें कुछ करना नहीं है। नाउ अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें कहते हैं भुगत बंध हुआ। भुगत बंध जो हम लोग डिस्कस किए थे पहले भी। तो भुगत बंध का या भुगत बंध का मतलब क्या होता है? भुगत बंध का मतलब होता है ऋण, यानी कि सीधे सीधे सो कॉल्ड जो लोन है वो। तो यहाँ पर कहते हैं भुगत बंध या कंप्लीट यूजफ्रक्चरी मॉर्टगेज, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ए रैयत इन हिज होल्डिंग, या उसके पार्ट में, होल्डिंग के पार्ट में। मतलब यहाँ पर जो हिंदी में लिखे हैं बहुत साफ लिखा है कि ऋण रूप में अग्रिम दी गई अथवा अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए। तो अब ऋण के रूप में, यानी कि हम एक तरीके से उधार लोन के रूप में दे रहे हैं पैसा, या अग्रिम दी जाने वाली राशि जो है उसके भुगतान के रूप में रैयत की जोत अथवा उसकी जोत का आंशिक हिस्सा, कि भाई जोत करके देगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए सिंपल, कि जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को हमने तो भाई कुछ दिया, कुछ अमाउंट दे पे करते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर हमने 20 लाख का सपोज कीजिए बैंक से लोन लिया है, और बैंक ने हमें 20 लाख का लोन दिया है, तो उसके बदले में बैंक हमसे क्या ले लेता है? इंटरेस्ट पर मंथ जो है उसका पेमेंट लेता रहता है, इंटरेस्ट ईएमआई जो कहते हैं वो लेता रहता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह का सिस्टम बंधा हुआ है मॉर्टगेज वाले मामले में। तो इन्होंने लिखा भी है भुगत बंध अथवा पूर्ण भोग बंधक। इसमें बहुत साफ कहते हैं कि एडवांस में दी गई राशि या अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए रैयत की जोत, रैयत तो है जो खेत जोत रहा है जिसको हमने दिया, लैंडलॉर्ड अलग हो गया, रैयत अलग हो गया। सो लैंडलॉर्ड तो मालिक है, और रैयत की जो जोत है वहां से, या उसका कोई भी जो हिस्सा पार्ट, जो सो कॉल्ड पर्टिकुलर लैंड का जो पार्ट है, उसको किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर दिया गया। और कंडीशन सीधी ये है कि भैया जो भी तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हमको दिया जाएगा, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो देगा और वो चुकेगा। एक लाइन में सिंपल समझिए कि खेत जोतेगा, पैसा बनाएगा, पैसा बना के जमा करेगा, बस सिंपल इतना समझिए। खेत जोतना है, पैसा बनाना है, पैसा बना के देगा। ये पूरा एग्रीकल्चरल पर्पस पे पूरी कहानी है, दोनों का दोनों एक्ट, सीएनटी और ये दोनों। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना। कमिश्नर का मतलब होता है संथाल परगना डिवीजन का कमिश्नर, जस्ट लीव इट। समुदाय में है कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है समुदाय। कहते हैं सोशल ग्रुप होता है जिसमें क्या कहते हैं पर्सन बिलोंग्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। देयर शैल बी टू सच ग्रुप्स, अब ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल, यानी आदिवासी और अर्ध आदिवासी दोनों तरह के इसमें, या गैर आदिवासी दोनों तरह के इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं। नाउ डिप्टी कलेक्टर का मतलब होता है असिस्टेंट कलेक्टर, यहाँ इंक्लूड कर दिया। यानी डिप्टी कलेक्टर अगर जहाँ हमने बोला उसमें असिस्टेंट अपने आप कवर हो गया, और सब डिप्टी कलेक्टर भी अपने आप कवर हो गया, असिस्टेंट सब डिप्टी दोनों कवर हो गया। यहाँ पर है डिप्टी कमिश्नर, तो यहाँ पर कलेक्टर है, यहाँ पर कमिश्नर है। कमिश्नर का मतलब होता है जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ द दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये सब इसमें आ गया सब। इसके अलावा यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के लिए एक और चीज़ कहते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी इसमें इंक्लूड है, एनी डिप्टी कलेक्टर भी इसमें इंक्लूड है। बाकी इसमें कॉमन सी बात है कि ये सब
सरकार के अधीन में ही काम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इसमें बस याद क्या रखना है हम लोग को, याद रखने के लिए पार्ट क्या है कि भाई उपायुक्त का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में हम लोग डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। डिप्टी कमिश्नर का मतलब हो गया दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इंक्लूड होते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इसके अलावा एनी डिप्टी कलेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा भी है कमेंट्री में, और ये रहा पीएलजीआर का इन्होंने साइटेशन दिया। पीएलजीआर का मतलब पटना लॉ जर्नल रिपोर्ट्स है। यहाँ देखिए, द वर्ड डिप्टी कमिश्नर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 4 क्लॉज नंबर 7 and it means and includes additional deputy commissioner and sub divisional officer or deputy collector empowered by the state government to discharge any of the functions of the deputy commissioner under SPT Act 1949। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 यहाँ पर जिक्र किया। तो अपने पास केस लॉ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 1988 का केस भी सामने आ गया। वो आपके हिंदी वाले एक्ट में या जो डिग्लॉट है उसमें ये बात नहीं मिलेगी या नहीं होगा, आपने देखा होगा। तो उसके अलावा इसको जस्ट लीव इट, नोटिफिकेशन का हम लोगों को कोई काम नहीं है। आते हैं आगे होल्डिंग पर। होल्डिंग का है 4 का 8 यानी कि सेक्शन 4 का क्लॉज नंबर 8। यानी यहाँ पर क्या लिखते हैं, होल्डिंग का मतलब होता है पार्सल और पार्सल्स ऑफ लैंड हेल्ड बाय ए रैयत। सो रैयत अगर कोई पर्टिकुलर लैंड का हिस्सा या सो कॉल्ड पार्सल अगर होल्ड करता है, किस लिए, द सब्जेक्ट ऑफ सेपरेट टेनेंसी, सेपरेट टेनेंसी के तौर पर अगर होल्ड करता है। अब इसको सिंपल भाषा में हिंदी में कहते हैं जोत। होल्डिंग को इंग्लिश हो गया और जोत हिंदी हो गया। तो जोत का मतलब होता है भूखंड या भूखंड समूह से है जो रैयत का हो। तो जो रैयत का हिस्सा है जमीन के लिए उसको जोत कहते हैं। यानी सिंपल समझिए, जो खेत हम जोत लेता है, यानी जो किसान खेत जोत रहा है उसको जोत कहते हैं। यानी जमीन का टुकड़ा ही एक तरीके से सिंपल कहिए कि वो होल्डिंग है। हिंदी में जोत कर रहे हैं और इसको आप जमीन का टुकड़ा कह सकते हैं। एकदम सिंपल है, आसान। यहाँ पर पार्सल और पार्सल्स ऑफ लैंड, तो पार्सल ऑफ लैंड या पार्सल्स ऑफ लैंड बात तो एक ही है। नाउ अब आइए खास विलेज यानी खास गांव या खास ग्राम। खास ग्राम का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल कहते हैं। खास का मतलब क्या है, खास का मतलब देखिए लिखा है किसी गांव से है जहां न तो मूल रैयत हो न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो। इस बात का विचार किए बिना कि ग्राम में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान था कि नहीं। देखिए सिंपल भाषा में शेयर करता हूँ, खास विलेज का मतलब क्या है। खास का मतलब कि जो वहां से बिलोंग करता है, सीधी सी बात। बोलते हैं ना खास है, ये आदमी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। खास मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन है। तो खास ग्राम का मतलब होगा, खास गांव का मतलब है कि जो वहां पर बेसिकली था। लेकिन अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहते हैं, डेफिनेशन में कहते हैं कि भैया अ विलेज इन विच देयर इज नो मूल रैयत। मूल रैयत यहाँ पर टर्म लिखा। मूल रैयत का मतलब कि जिसका जमीन ओरिजिनल में नहीं है, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो खास विलेज का मतलब वो गांव हो गया, वो क्षेत्र हो गया, वो एरिया जहां एक तरीके से हो गया जहां पर कि मूल रैयत नहीं है। मूल रैयत का मतलब जो पहले से जो खेत जोत रहा था, ना तो उस समय कोई इसका ग्राम प्रधान था, इस बात को विचार किए बिना कि ग्राम में कोई मूल रैयत अथवा प्रधान है कि नहीं। तो जो मूल रैयत नहीं है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। देखिए भूस्वामी का इन्होंने अलग से दे दिया, ठीक है। तो देखिए भूस्वामी का इन्होंने अलग से डेफिनेशन दिया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि अ पर्सन अदर देन द विलेज हेडमैन। तो इसका मतलब सीधा कहते हैं भूस्वामी का मतलब है ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से अलग। तो भूस्वामी, ना तो ग्राम प्रधान को हम भूस्वामी कहते हैं, ना तो मूल रैयत को हम भूस्वामी कहते हैं। तो भूस्वामी किसे कहते हैं, भूस्वामी वो पर्सन है, वो व्यक्ति है जिसको कि लगान पाने का अधिकार हो, बस सीधी सी बात। तो भूस्वामी कोई भी हो सकता है। इसमें लिखा है भूस्वामी में भूस्वत्वधारी, मध्य स्वत्वधारी अधिकारी, घटवाल और सरकार भी सम्मिलित है। सो यहाँ पर कौन कौन लोग हो सकते हैं लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड में बी द गवर्नमेंट, यहाँ पर आ गया अ प्रोप्राइटर, टेन्योर होल्डर, अ घटवाल और द एंड द गवर्नमेंट। ये सब के सब क्या हैं, भूस्वामी या लैंडलॉर्ड हैं। नाउ नेक्स्ट, नॉन एब ओरिजिनल मीन्स मतलब गैर आदिवासी। अब गैर आदिवासी का मतलब कौन है, साफ साफ लिख दिया है, हु डज नॉट बिलोंग्स टू एनी एब और एब ओरिजिनल और सेमी ओरिजिनल सेमी एब ओरिजिनल ट्राइब और कास्ट, जिसका जिक्र शेड्यूल्ड बी में नहीं है, और टू एनी अदर एब ओरिजिनल और सेमी एब ओरिजिनल ट्राइब और कास्ट नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जिसका जिक्र शेड्यूल्ड बी में नहीं है, या बाद में अगर सरकार कोई नोटिफिकेशन निकालती है, उस नोटिफिकेशन में भी उस सो कॉल्ड जनजाति या आदिवासी व्यक्ति का नाम नहीं है, सो कॉल्ड कास्ट नाम नहीं है, तो उसको हम गैर आदिवासी कहेंगे। सो गैर आदिवासी से यहाँ हिंदी में लिखा है तात्पर्य किसी व्यक्ति से है, तो इसका मतलब कोई व्यक्ति, कोई आदमी है। सो गैर आदिवासी कोई आदमी है, वो आदमी है जिसका जिक्र सो कॉल्ड
हमारे शेड्यूल बी में नहीं है। गैर आदिवासी वो आदमी है जिसका जिक्र सरकार के नोटिफिकेशन में नहीं है। सरकार ने नोटिफिकेशन किस सेक्शन के तहत निकाला? तो सेक्शन 4 का क्लॉज नंबर 1 के तहत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला। अब आइए यहां पर देखिए, रैयत का इन्होंने डेफिनेशन दे दिया। अब रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत मीन्स ए पर्सन नॉट बीइंग ए लैंडलॉर्ड। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि लैंडलॉर्ड अलग है, रैयत अलग है। अब ये कहता है हु हैज अक्वायर्ड अ राइट टू होल्ड लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेटिंग इट बाय हिमसेल्फ और बाय मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो अगर मान लीजिए कि मैं वहां का लोकल बंदा हूं, सोकोल्ड कहिए झारखंड का, संथाल परगना का, आप आते हैं कहते हैं कि भाई मेरे को क्या चाहिए, जमीन चाहिए, खेत जोतना है, पैसा मतलब बेचना है, जो हम लोग पट्टा बोलते हैं नॉर्मली। तो आप जो खेत जोतने वाले लोग हो गए, जिसको हम खेत दे रहे हैं, यानी मैंने अपना जमीन आपको दिया खेत जोतने के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो आप हो गए रैयत। सो अ पर्सन नॉट बीइंग ए लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड तो मैं हूं, या आपके यहां अगर हम चले जाएंगे तो आप लैंडलॉर्ड हैं, मैं रैयत हो जाऊंगा। सो मींस अ लैंडलॉर्ड, अ पर्सन नॉट बीइंग ए लैंडलॉर्ड, यहां पर क्लियर कर रहा है कि लैंडलॉर्ड नहीं होगा। लैंडलॉर्ड दूसरा होता है, लैंडलॉर्ड तो वो पर्सन है जो कि मालिक लगान वसूल रहा है। Who has acquired a right to hold land for the purpose of cultivating it by himself or by members of his family or by hired servants and includes the successor। अब मतलब क्या हो गया कि मैं खुद अपने नाम से ले लूं और नौकरों को लगवा करके खेत जोतवा रहा हूं, तो भी मैं क्या कहलाऊंगा? रैयत ही कहलाऊंगा। नाउ यहां पर देखिए लिख दिया है इन्होंने, ए विलेज हेडमैन शैल बी डिम्ड टू बी रैयत इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्राइवेट होल्डिंग। अगर उसका कोई प्राइवेट होल्डिंग है तो उस मामले में ठीक है, अगर कोई पर्सनल है तो उस मामले में वो रैयत हो सकता है। तो ग्राम प्रधान तो एक पोस्ट है ना बस। रिकॉर्डेड को हिंदी में लिखते हैं अभिलेखित या अभिलिखित। अभिलिखित का मतलब होता है अधिकार अभिलेख, यानी राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इसको हिंदी में लिखा है अधिकार अभिलेख। रेंट का भी देखिए मतलब दिया, तो जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे अभी। रेंट का मतलब क्या है? देखिए ए और बी ये सब इसके याद है। रेंट क्या होता है? रेंट का मतलब होता है लॉफुली पेबल इन मनी, यानी पैसे के सेंस में, पैसे के फॉर्म में लॉफुली जो पैसा पे किया था, किसके द्वारा? बाई अ विलेज हेडमैन और मूल रैयत ऑफ ए विलेज टू द लैंडलॉर्ड। सो लैंडलॉर्ड को अगर कोई विलेज मैन पैसा देता है या मूल रैयत उसको पैसा देता है, ऑफ दैट विलेज अकॉर्डिंग छोड़ दीजिए, तो वो हो गया, जो पैसा दिया गया वो रेंट है। देता कौन है? गांव का प्रधान, ग्राम प्रधान देता है या मूल रैयत उसको देता है। तो जो पैसा भूस्वामी को, जो पैसा लैंडलॉर्ड को गांव गांव का प्रधान या ग्राम प्रधान देता है वो रेंट है। इसके अलावा मूल रैयत अगर किसी गांव का देता है तो वो भी वो रेंट है। इसके अलावा और कौन है? तो इसका मतलब है पैसा कौन दे रहा है? रैयत ऑन अकाउंट ऑफ द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड। तो रैयत जो पैसा दे रहा है वो भी क्या कहलाएगा? रेंट। तो तीन लोग हैं जो पे करते हैं लैंडलॉर्ड को, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है रेंट। सो रेंट के लिए तीन चीजें होंगी, तीनों रेंट हैं। एक तो मूल रैयत अगर पैसा देता है, दूसरा हेडमैन अगर पैसा देता है, और तीसरा सो कॉल्ड हमारा ये रैयत पैसा देगा। किसको देगा पैसा? तो ये तीनों पैसा देता है सो कॉल्ड हमारे लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड को जो पैसा दे रहा है वो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर आ रहा है, ठीक है। नाउ इसके बाद आइए, सिंथाल सिविल रूल्स छोड़ दीजिए, इसमें आ गया हमारा। उसके बाद है 17 संथाल परगना। तो संथाल परगना में कौन कौन सा आता है? तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, संथाल परगना डिवीजन कंप्राइजिंग ऑफ दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर डिस्ट्रिक्ट्स। पहले नहीं था, सब इसको इंक्लूड कर लिया। सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट, लगान की बंदोबस्ती दर, ठीक है। तो सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट, इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रेंट, बस इतना ही याद रखना है, किस दर पर जाएगा। अब ये दर कहाँ लिखा हुआ है? ये रिकॉर्ड राइट्स में लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में किस दर से आपका, यानी कि अगर आपने मुझे, आप लैंडलॉर्ड हैं और मैं रैयत हूं, तो आपसे और मेरे के बीच में किस दर पर, किस रेट पर आप मुझे अपना जमीन दे रहे हैं, वो चीज वो किस हिसाब से निकाला जाएगा? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हिसाब से निकाला जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप जाएंगे, अगर रियलिटी में, तो ऐसा नहीं होता। रिकॉर्ड ऑफ राइट में अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1 साल के लिए 10,000 रुपया, तो आप 10,000 रुपये में आप अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप अगर 10,000 में मेरे को छोड़ेंगे तो मेरे तो बल्ले बल्ले है। उससे ज़्यादा मैं तो हो सकता है कि 5 लाख भी कमा लूँ उस ज़मीन से, 1 लाख भी या 2 लाख भी कमा लूँ, और 10,000 देकर मैं 5 लाख कमा लूँ तो बहुत ही फायदा है मेरे को। साल में मैंने आपको दिया 10,000, मैंने कमा लिया 5 लाख, तो मेरा 4.5 लाख है, उसमें भी मान ली खर्चा भी और डाल दो, 2-3 लाख तो आराम से कमा रहेगा उधर।
तो दैट इज द पॉइंट। सो यहाँ पर कहते हैं राइट्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग जो अमाउंट होता है, रेट होता है, उसी को हम सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट कहते हैं। उसको कहते हैं ना कि जो सो कॉल्ड किसी जमीन का जो सो कॉल्ड हम लोग कहते हैं ना कि जमीन का जो प्राइस जो सरकार फिक्स करती है वो, और जो कस्टमर लेता है, मालिक लेता है, वो अलग होता है। जमीन का प्राइस है मान लिया सरकारी रेट में कितना है, सो कॉल्ड कहिए कि 1,000 स्क्वायर फीट का 5 लाख रुपया है, लेकिन जो जमीन बेच रहा है वो आता है तो वो मांग लेता है ज़्यादा। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइए यहाँ पर भूधारक, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं टेनेंट। टेनेंट में टेन्योर होल्डर है, विलेज हेडमैन है और मूल रैयत है, ये सब। उसके बाद आते हैं वैके, इसमें आता है वैकेंट होल्डिंग। इसमें कुछ नहीं करना है, खाली जोत। खाली जोत का मतलब जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मरा है, जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी, रैयत मतलब जो खेत जोत रहा था वो बिना कोई सोकॉल्ड नीचे आगे किसी को दे करके नहीं मरा है, उसका सोकॉल्ड कोई नीचे है नहीं सक्सेसर। गांव का मतलब तो सबको पता है, इसको छोड़ दीजिए। गांव समुदाय ये भी छोड़ दीजिए, ग्राम प्रधान जस्ट लिव इट। इसमें गांव जो पर्सन अपॉइंट होता है रिकॉग्नाइज। तो मेन मेन कौन कौन सा हमारे लिए डेफिनेशन पार्ट बना, देखिए इसमें से एक टेनेंट है जो मेरे हिसाब से एकदम जरूरी है, इसको एकदम रखना है कि कौन कौन आता है, टेनेंट किसको कहेंगे। इसके अलावा सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट क्या होगा, तो रिकॉर्ड राइट्स में होगा, ये भी एकदम याद रख लेना, मतलब ये दो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रैयत, रैयत वाला जो सॉरी रेंट वाला, रेंट का जो डेफिनेशन है ये एकदम जरूरी है। इसके अलावा आते हैं रैयत का डेफिनेशन पर, तो रैयत का डेफिनेशन जरूरी है। लैंडलॉर्ड का डेफिनेशन जरूरी है। खास विलेज का डेफिनेशन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। होल्डिंग का थोड़ा जरूरी है। ये सब चीज, ये डेफिनेशन अपने लिए जरूरी है। बाकी डिप्टी कलेक्टर को छोड़ देंगे तो भी चलेगा। एग्रीकल्चर ईयर ठीक है, भुक्त बंद ठीक है, तो नॉर्मल है, एज यूजुअल है। आदिवासी तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं है। आदिवासी का जो है यहाँ पर डेफिनेशन वो एक, दूसरा एग्रीकल्चरल ईयर तो याद हो गया हम लोग को, मुक्त बंद वाला पार्ट तो सबको पता है ना। उसके बाद आते हैं, ये सब छोड़ दीजिए, डिप्टी कलेक्टर को हटाइए। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं सोकल होल्डिंग तीसरा, खास विलेज चौथा, लैंडलॉर्ड पाँचवा, नॉन एबॉर्जन छठा, सातवां रैयत, आठवां रेंट, उसके अलावा नौवां सेटलमेंट, 10वां टीनेंट। उसके अलावा मामला फिनिश। तो ये टोटल 10 जो है, कम से कम एक दो बार रिवीजन भी कर लेंगे तो याद रखें, कम से कम 10 टर्म्स हम लोगों को देखना है और ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, हम लोग आ जाएंगे इसमें रैयत का वर्गीकरण। इसको मैं थोड़ा पहले पॉज कर देता हूँ।